नमस्कार साथियों। पिछले सेशन में हम लोगों ने 6th क्लास के भूगोल के 2 चैप्टर कवर किए थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 6 भूगोल का तृतीय चैप्टर है अंतरिक्ष की खोज। प्यारे दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं हम जॉब है तो रोब है हैशटैग के साथ। जैसा कि आपको पता है, यदि आपकी जॉब है तो आपकी रेपुटेशन है, इज्जत है, अन्यथा बेरोजगार की कोई रेपुटेशन नहीं होती है। तो अब आप लोग देख सकते हो अब जॉब है या रोब है हैशटैग को आप कितना अप्लाई करते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अंतरिक्ष की खोज थर्ड नंबर का चैप्टर है 6th क्लास का। गीजा का महान पिरामिड किस तारे से संबंधित है? गीजा का महान पिरामिड ध्रुव तारे से संबंधित है। ये वन लाइनर श्रृंखला है, ठीक है। ध्रुव तारे से, कौन से तारे से? अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले? तो अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सर्वप्रथम मिस्र देश में मिले। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे 1975 में रसिया के द्वारा यानी रूस के वैकानूर एक अंतरिक्ष स्टेशन है, प्रक्षेपण केंद्र है, सॉरी, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। उस समय सोवियत संघ था, सोवियत संघ से अब जो वर्तमान में रूस है, क्योंकि आपको पता है 25 दिसंबर 1991 को क्या हो गया था, और रूस का विभाजन हो गया था और उसका कितने टुकड़ों में बांट दिया गया था? 15 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़िए, पृथ्वी की सही परिधि की गणना सर्वप्रथम किसने की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्टेनीज के द्वारा। अगला प्रश्न है, भास्कराचार्य की रचना सिद्धांत शिरोमणि। देखिए काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि भास्कराचार्य की रचना का क्या नाम था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य की रचना थी सिद्धांत शिरोमणि। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेत्ता ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। आगे देखिए, प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? प्रथम दूरबीन का आविष्कार किया हॉलैंड नीदरलैंड के हैंस लिपर्सी ने। प्रथम दूरबीन का आविष्कार देखिए। अभी आगे फिर सवाल आएगा, आपने पढ़ा होगा गैलीलियो, वो भी आने वाला है। देखिए, आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गैलीलियो ने, जो इटली के रहने वाले थे, और 1610 में इन्होंने आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किया। देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को कहाँ स्थापित किया गया? देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को उदयपुर जिले के, राजस्थान के उदयपुर जिले के फतेह सागर झील के टापू पर स्थित किया गया। सवाई जयसिंह ने सौर वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ पर किया? इसकी एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको प्यारे दोस्तों। उजम बदी, उजम बदी, उज्जैन, मथुरा, बनारस, दिल्ली, जयपुर, ये सवाई जयसिंह के द्वारा 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर देखिए, सवाई जयसिंह ने किन 3 यंत्रों का निर्माण करो? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, नोट लगा लेना। सवाई निम्न में से कौन सा यंत्र सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित नहीं है? ऐसा सवाल हो सकता है। निम्न में से कौन सा यंत्र सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित है? 1 व 2, ऐसा भी हो सकता है, कूट वाला भी सवाल बन सकता है। तो यहाँ पर सम्राट, जयप्रकाश और राम यंत्र। अब देखिए एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, सम्राट, जयराम। अब देखिए सवाई जयसिंह का कौन था, ऐसे याद रख सकते हो आप, सवाई जयसिंह ने जो 3 यंत्र बनाए थे उनको ऐसे याद रख सकते हो आप, सम्राट, जयराम, सम्राट, जयराम। सम्राट देखिए सम्राट वैसे बड़ा होता, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, और जयराम जैसे जयप्रकाश, और राम से राम यंत्र, ठीक है। ये 3 क्या थे? 3 यंत्र थे जिनका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए पलायन वेग जरूरी होता है 11.2 प्रति सेकंड, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से यदि आप किसी चीज को पृथ्वी से लॉन्च करते हो तो वो क्या है, ग्रेविटी को पार कर जाएगा, अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति की उससे बाहर निकल जाएगा। यदि इससे कम रहता है, यानी वो रहता है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींच लेगा और नीचे ही गिरा लेगा। कई बार आप लोग देखते हो, जैसे कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है तो वो
नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, ग्रेविटी को पार नहीं कर पाता है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह ये था आपका स्पुतनिक। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक, तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा 1957 में इसको तैयार किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी लाइका नामक कुतिया स्पुतनिक 2 के माध्यम से गया। लाइका नामक कुतिया थी विश्व का पहला जीवित प्राणी जो अंतरिक्ष में गया था। देखिए अंतरिक्ष में सबसे पहले कुतिया को भेजा गया था। यदि आप चाहते हो आप भी अंतरिक्ष में जाना तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप सोच लो, सबसे पहले क्या हुआ था कि कुतिया को भेजा गया, इस वजह से भेजा गया क्योंकि हर चीज मानव पर ट्रायल नहीं किया जा सकता है। आप लोग देखते हो कभी भी कोई दवाई वगैरह एक्सवाइजेड कोई भी एक्सपेरिमेंट हो इंसान पर नहीं किया जाता है, वो वास्तव में कारगर साबित होता है। कई जो वैक्सीन बनती हैं तो इंसानों पर इनका ट्रायल नहीं होता है। पहले क्या होता है, अदर जो जीव हैं उन पर होता है, फिर कुछ उनको रिजल्ट लगते हैं पॉजिटिव, फिर उसके बाद अब जैसे सबसे पहले अंतरिक्ष में क्या, या आदमी को भेज दें और कुछ ट्रेजेडी हो जाए, वहाँ कुछ हादसा हो जाए तो आदमी तो मर जाएगा। अगर कुत्ता मर जाता कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कुत्ता से सफल वापस आ गया। फिर क्या किया, रसिया के द्वारा 1961 में यूरी गागरिन को भेजा गया था। ये पहला व्यक्ति था दुनिया का जो अंतरिक्ष में ये घूम कर आया था। कौन था? यूरी गागरिन। अब आपका अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा? चंद्रमा पर पहली बार मानव 1969 में अपोलो 11 के द्वारा। यहाँ पर विमान का नाम भी पूछा जाता है, किस विमान के द्वारा? अपोलो 11 के द्वारा। कब? 1969 में। चंद्रमा की धरा पर पहला कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? देखिए पहला कदम रखा नील आर्मस्ट्रांग ने। अब आप ये बताओ सेकंड कदम किसने रखा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे पक्का? अब मैं देखता हूं किस किस के आंसर आते हैं। आगे देखिए, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा 1984 में सोयुज T11 नामक विमान से। देखिए विमान का नाम भी पूछा जा सकता है कि राकेश शर्मा ने किस विमान से, तो यहाँ पर विमान का नाम हो गया सोयुज T11 से। राकेश शर्मा कब? 1984 में। अंतरिक्ष की प्रथम यात्रा करने वाला भारतीय, दुनिया में पहला भारतीय दुनिया का पहला व्यक्ति यूरी गॉगरिन, और भारत का पहला राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला की बात की जाए, अब देखिए यहाँ पर प्रथम भारतीय है, ठीक है, और यहाँ पर भारत की पहली महिला कल्पना चावला, ठीक है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला। देखिए भारतीय मूल की थी, यानी भारत से ही ये इनका संबंध था, परंतु ये अमेरिका में रहती थी और अमेरिका की तरफ से गई थी। इनका नाम था सुनीता विलियम्स, ठीक है जी। आगे बढ़िए, इसरो का पूरा नाम? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। इसरो का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? इसरो का गठन हुआ आपका, इसरो का गठन 1962 में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के निर्देशन में इसरो का गठन होता है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति किसने दी? देखिए गठन तो होता है होमी जहांगीर बाबा के निर्देशन में, कब होता है? 1962 में, ठीक है। अगर इनकी बात करूं मैं, गति की स्पीड देने का काम किसने किया? विक्रम साराभाई ने किया। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975। देखिए आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब और कहां से? 1975 में सोवियत संघ के वैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान कब? 2008, अक्टूबर 2008 को चंद्रयान। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे दोस्तों। एस्ट्रोसेट भारत की प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला है। कौन सी है? एस्ट्रोसेट। और ये आपका अक्टूबर 2015 में स्थापित किया गया, भारत की पहली अंतरिक्ष। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर होते हैं। जबकि मैं बात करूं एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.8 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। अब देखिए आप ग्लोब, ग्लोब का अगला चैप्टर है ग्लोब। पृथ्वी की आकृति कैसी है? भूभाग, जियोड अथवा पृथ्व्याकार, ठीक है। ये पृथ्वी की आकृति है। जैसे राजस्थान की आकृति पतंगाकार, विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार, टीएच हैंडले के द्वारा बताएगी, वैसे ही पृथ्वी की आकृति भूभाग पृथ्व्याकार है। पृथ्वी का अगर मैं भूमध्य वृत्तीय की व्यास की बात करता हूं 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की बात करता हूं तो 12,714 किलोमीटर। देखिए ये कैसे हुआ, ये क्या कॉन्सेप्ट है मैं बताता हूं आपको पहले दोस्तों। देखिए पृथ्वी बीच में से, आप देखिए आप एक गेंद होती है, आप गेंद का भी एग्जांपल ले सकते हो। यहां से तो ये तो क्या है आपका भूमध्य व्यास, ये हो गया भूमध्य व्यास 12,000, ये वाला 12,756। और अगर मैं ओवरऑल की बात करूं
ध्रुवीय व्यास की बात करता हूँ तो ध्रुवीय व्यास आपका 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? भूमध्य रेखीय परिधि की बात की जाए 4,000 सॉरी ये आपका हो जाएगा 40,075 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008, ये ध्रुवीय की बात की जाए ध्रुवीय परिधि की तो ये तो हो जाएगा आपका 40,008। एक मिनट में आपको कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला। और अगर ये इस वाले की बात की जाए, ये देखिए इस वाले की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका 40,075। ठीक है जी। पृथ्वी के भू आभीय आकार का पता किसने लगाया? जो रिवर के द्वारा पृथ्वी के भू आभीय आकार का पता लगाया गया, जो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले। ठीक है भाई, आगे बढ़ी। पृथ्वी का अक्ष, किसका अक्ष? पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कितना कोण बनाता है? कितना कोण बनाता है? 66 डिग्री 30 मिनट कोण बनाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहां पर खींची गई? 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण, उत्तर उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण दक्षिण ध्रुव पर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आपका कर्क रेखा है, भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? आर्कटिक वृत्त का। ठीक है, आगे बढ़ी। ये देखिए 90 डिग्री अक्षांश देशांतर कहां विद्यमान है? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपका विद्यमान है दक्षिणी ध्रुव। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाती है मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा बनाती है आर्कटिक वृत्त, ओ सॉरी अंटार्कटिक वृत्त। दक्षिण में अंटार्कटिक और उत्तर में आर्कटिक। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? अधिक स्थल भाग है, बिल्कुल। कुल अक्षांश की बात की जाए तो 181, और वृत्त की बात की जाए, देखिए बहुत ही गजब का सवाल, ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। यदि बात की जाए कुल अक्षांश की तो 181 होते हैं, जबकि अक्षांश वृत्त होते हैं 179। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दो होते हैं आपका, मैं बता देता हूँ। ये देखिए ये पृथ्वी है, ये अक्षांश है। अब जो ये तो 179 है, और ये जो यहाँ होते हैं ना, ये अक्षांश एक डॉट के रूप में होते हैं, बिंदु के रूप में होते हैं, तो इनको अक्षांश वृत्त काउंट नहीं किया जाता है। भारत किस गोलार्ध में है? भारत है गोलार्ध की दृष्टि से, देखिए अक्षांश की दृष्टि से तो उत्तरी गोलार्ध, देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध। अगर दोनों की दृष्टि से देखते हैं तो आपका हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, एक अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर कितनी दूरी होती है? एक अक्षांश में पृथ्वी के दूरी के धरातल कवर करता है 111.13 किलोमीटर। लगभग में बात की जाए तो 111 किलोमीटर होगा भाई। ठीक है, आगे बढ़िए। ये देखिए आपका फिर एक बहुत शानदार सवाल आ गया है। एक सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी होती है? एक सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी होती है आपका 31 मीटर होता है। ये सवाल आपने पहली बार देखा होगा, अभी तक नहीं पढ़ा होगा, परंतु ये सेशन आपके लिए बहुत कामयाब होने वाला है। आपको शून्य से शिखर तक ले जाने में ये कामयाब होने वाला है। यदि आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, आने वाले प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, भूमध्य रेखा से कर्क व मकर रेखा के मध्य सूर्य के सीधा चमकने के कारण गर्मी ज्यादा रहती है। यह क्षेत्र क्या कहलाता है? यह क्षेत्र कहलाता है आपका उष्ण कटिबंध कहलाता है। और भारत किन दो कटिबंधों के, उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधों के बीच में स्थित है। ठीक है, क्योंकि भारत का 23.5 डिग्री से नीचे भी है और 23.5 डिग्री से ऊपर भी है। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के मध्य तापमान मध्यम रहता है। यह क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंध। आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण ध्रुव के बीच का स्थान अत्यधिक ठंडी रहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? शीत कहलाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये आपका क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? 0 डिग्री है। ये क्या है? 23.5 डिग्री है। ये 66.5, ये 23.5, ये 66। अब जो ये वाला आपका जो इलाका है, कौन सा वाला? ये वाला, ये तो क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध। ठीक है, और ये वाला है ना, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? शीतोष्ण। ये शीत में आ जाएगा। समझ आ गया हो? यहां से यहां तक
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य आपका उष्ण कटिबंध होगा, और मकर रेखा से अंटार्कटिक, कर्क रेखा से ये आपका हो जाएगा आर्कटिक, ये क्या कहलाएगा, शीतोष्ण, ठीक है। और उसके बाद 66.5 से 90, 66.5 से 90 उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव शीतोल, ये क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध में आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट, मैं उम्मीद करता हूं। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा से अंटार्कटिक, ये तो होगा कवर, ठीक है ठीक है। देखिए अब देखिए 51, देखिए ये देखिए, ये आपका आ गया 51, देखिए भूमध्य रेखा से उत्तरी भौगोलिक ध्रुव या दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव के मध्य कुल दूरी 90 डिग्री है। भूमध्य रेखा की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। इस प्रकार एक गोलार्ध की ध्रुवीय परिधि 20,004 किलोमीटर होती है। अर्थात इसकी आधी 0 से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव 10,002 किलोमीटर, और ये आपका हो जाएगा इस अक्षांश पर, एक अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी 10,002 भाग 90, तो ये आपका पड़ेगा 111.13 किलोमीटर। यानी ये एक अक्षांश की दूरी वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर समझा दिया गया है कि 111.13 किलोमीटर कैसे होता है। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 52 देखिए, एक अक्षांश को 60 मिनट में विभाजित किया जाता है इस प्रकार, एक सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी पृथ्वी के धरातल पर 1.86/60 बराबर 0.031 अर्थात 31 मीटर होता है। अब यहाँ पर एक अक्षांश में 60 मिनट होते हैं, तो एक सेकंड का भी निकाल कर आपको बता दिया गया है। ये 31 मीटर वाला कॉन्सेप्ट है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। देशांतर स्थान का विस्तार बताते हैं, जबकि देशांतर रेखाएं किस स्थान के किस लिए प्रयोग की जाती हैं, समय ज्ञात करने के लिए। किस लिए प्रयोग की जाती हैं, समय ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए, ये देखिए देशांतर रेखाओं ध्रुवों को मिलाते हुए किस रूप में खींची जाती हैं, ये खींची जाती हैं आपकी, ऐसे खींची जाती हैं अर्धवृत्ताकार, ठीक है, अर्धवृत्ताकार रूप में खींची जाती हैं। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री, तो एक मिनट में 15 डिग्री घूमती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। कितना डिग्री घूमती है, 1 डिग्री घूमती है। देशांतर का प्रमुख कार्य होता है जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम के सापेक्ष स्थानीय मानक समय ज्ञात करना, लोकल स्टैंडर्ड टाइम LST, ठीक है। किसी देश से गुजरने वाले देशांतर, किसी देश से गुजरने वाले देशांतर रेखा के आधार पर वहां का मानक समय निर्धारित किया जाता है। देखिए किसी देश से गुजरने वाला देशांतर से क्या होता है, अब देखिए दो देशांतर होते हैं, 7.5 डिग्री का अंतर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है आप 75 हो गया, 76 हो गया, जैसे आपने भारत का 82 है तो आप 83 को बना दो, नहीं, ये फिक्स है, कम से कम 7.5 डिग्री का अंतर होना चाहिए एक टाइम जोन बनाने के लिए आप, ठीक है। ये सहमति, आम सहमति 1984 में बनी थी, और अमेरिका और रूस में 9 समय जोन है, यानी 7.5 डिग्री के वहां अंतर के हिसाब से बनाया जाता है। परंतु हमारे भारत में क्या है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रधान मानक यामोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद से गुजरती है, मिर्जापुर के पास नैनी से, ठीक है। और भारत में एक ही टाइम जोन है, ध्यान रखिएगा। भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मिर्जापुर के पास नैनी के स्थान से तय होता है। ग्रीनविच कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर, बेरिंग स्ट्रेट, फिजी, टोंगा आदि द्वीपों पर क्यों मुड़ती है, इसलिए मोड़ा गया है ताकि एक ही देश में किसी प्रकार का तिथियों और दिन को लेकर भ्रम ना हो, बार बार उसको मोड़ा गया है। देशांतरों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है, गोर कहलाता है। दो देशांतरों के मध्य का स्थान गोर कहलाता है, जबकि मैं बात करूं अक्षांशों के मध्य का स्थान जोन कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है, बहुत ही शानदार सवाल है। ये मिलती है आपके अटलांटिक महासागर में। कहां पर मिलती है, अटलांटिक महासागर में मिलती है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया,
180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपका 1884 में माना गया। ये रेखाएं पृथ्वी को बांटती हैं पूर्व से पश्चिमी देशांतरों में। ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 डिग्री देशांतर प्राइम मेरिडियन रेखा कहलाती है। लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान पर क्या है? ब्रिटिश रॉयल वेधशाला। क्या है? ब्रिटिश रॉयल वेधशाला है। प्राइम मेरिडियन रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में बांटती है। इसे क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच के पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे तथा पश्चिम स्थानों का पीछे रहता है। अब जैसे ये ग्रीनविच रेखा है, पूर्व का समय आगे और पश्चिम का क्या रहेगा? पीछे। यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। दो विपरीत देशांतरों को जोड़ने से एक ध्रुवीय व्रत बनता है। इनकी कुल संख्या होती है, एक ध्रुवीय व्रत बनता है। ध्रुवीय व्रतों की संख्या की बात की जाए तो 180 होगी। कितनी होगी? 180 होगी। अगला प्रश्न है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल ही मनाया गया। जून को सूर्य लंबवत चमकता है, जिसके कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा, रात छोटी होती है। यह अवस्था कहलाती है ग्रीष्मायनांत कहलाती है। दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे कर्क रेखा रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा होता है। यह अवस्था कहलाती है शीत अयनांत। अब शीत अयनांत कब होता है? 22 दिसंबर को। ग्रीष्म अयनांत 21 जून को। यह भी पूछा जा सकता है आपसे। मकर रेखा कर्क रेखा को भी सवाल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 21 मार्च व 23 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। इससे पूरी धरती पर दिन रात बराबर होते हैं। 21 को तो बसंत होता है, देखिए उस समय बसंत का मौसम रहता है, आप ध्यान लगा सकते हो कोमली। और 23 सितंबर को शरद विषु होता है। सौर शरद विषु सौर वर्ष सामान्यतः 365। अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न हो सकता है। सौर वर्ष सामान्यतः होता है 365 दिन का, जबकि लीप वर्ष 366 दिन का। 4 साल में एक बार 2020 में 29 फरवरी आई, 2024 में आएगी अगली 29 फरवरी। यदि किसी का 29 फरवरी को बर्थडे आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आप ही अनोखे व्यक्ति हो जिनका 4 साल में एक बार बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाया जा सकता है। यह सौभाग्य सिर्फ आपको ही मिला है। ऐसा सौभाग्य हर किसी को नसीब नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना यदि आपका बर्थडे 29 फरवरी का आता है तो। प्रत्येक लीप वर्ष में 29 दिन की फरवरी होती है। हिंदू कैलेंडर में चैत्र माह में एक दिन अतिरिक्त जोड़ा जाता है। लीप वर्ष किससे विभाजित होता है? ऐसे कहते हैं 4 का भाग देके देख लो लीप वर्ष है क्या नहीं, रीजनिंग में पढ़ा होगा। 71 देखिए, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? सिजकी कहा जाता है। सिजकी में क्या होता है? सूर्य, ऐसे याद रखिए सिजकी, SEM, SEM में क्या होगा? सैम सिजकी। SEM सन अर्थ मून, ये क्या होते हैं? एक सरल रेखा में होते हैं। क्या कहलाता है? सिजकी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिजकी। जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के मध्य आ जाती है, देखिए पृथ्वी किसके मध्य के? ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको। ये तो आपका सूर्य, ये कहीं नहीं हिलता, ये फिक्स है। इसमें भी सूर्य फिक्स रहेगा, यानी इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। अब पोजीशन बदलती किसकी है? पोजीशन बदलती है आपके चंद्रमा की और पृथ्वी की। उससे क्या हो जाता है? पृथ्वी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो जाता है। अब देखिए सूर्य तो शुरू में आएगा, फिक्स है कॉन्सेप्ट, कोई नो डाउट। अब आपको क्या ध्यान रखना है? अब आपको ये देखना है कि देखिए हम पता कैसे लगाएं कि सर ये थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है कि सूर्य चंद्रमा ये कौन सा, मतलब ठीक है। तो आपको एक काम करना है, सूर्य शुरू में लिख देना है। आपको आंसर कैसे आएगा? करेक्ट, बहुत ही शानदार तरीके। लास्ट में आपको यहां पर चंद्रमा लिखना है। अब यहां चंद्रमा लिख दिया, पहले वाले की बात कर रहा हूं मैं। जिसके अंत में चंद्रमा आएगा वहां चंद्र ग्रहण होगा, और जिसके अंत में पृथ्वी आएगी वहां सूर्य ग्रहण होगा। यह पृथ्वी आ गई, ठीक है। देख लीजिए कॉन्सेप्ट। ये देखिए पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आ जाती है। ये पृथ्वी आ गई आपकी, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। तो क्या हो गया ऐसी स्थिति में? ये सूर्य है ना, इसकी रोशनी यहां तक नहीं पहुंच पाएगी, तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अब यहाँ चंद्रमा आ जाएगा, पृथ्वी, तो चंद्रमा यह पृथ्वी, या आपका सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया हो कॉन्सेप्ट? बिल्कुल। आगे बढ़िए, देखिए भाई, तो यहाँ हो गया आपका चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, फिक्स है, यहाँ ध्यान रखिएगा। मोस्टली चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, क्योंकि पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है। पूर्णमासी के चांद की तरह होगा आपका मासिक वेतन जब आप राजकीय सेवा में चयनित होंगे। फिर आप गणित लगाओगे
वेतन खत्म हो गया, सैलरी कब आएगी? तो ये पूर्णमासी का चांद पढ़ा होगा आपने हिंदी की किताब में। ये चैप्टर बचपन की यादें ताजा की जाए, किस किस ने पढ़ा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। कुछ याद आ रहा है आपको? मासिक वेतन पूर्णमासी के चांद की तरह होता है। नमक का दारोगा नामक एक पाठ में पढ़ा है आपने हिंदी में। अब ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छाप दीजिए कि नमक का दारोगा पाठ के लेखक कौन थे। कितना आपको प्रीवियस नॉलेज है उसका भी हम यहाँ पर चेक करते रहेंगे समय समय पर। जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो उस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण, और यह कब होता है? अमावस्या को होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पप्पू, ऐसे याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर पप्पू क्या है? पैसे पश्चिम और पू से पूर्व। और ये ध्यान रखिएगा 1610 किलोमीटर। बहुत ही शानदार सवाल है, गजब का कॉन्सेप्ट रहेगा। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की घूमती? अब आप सोच रहे हो कि ये तो घूम रही है पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे, ये तो बहुत तेज चल रही है, पर हमारे घर क्यों नहीं बदल रहे? कारण बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, मैं देखता हूँ। पृथ्वी की किस दिन और रात, अच्छा क्या है? पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते? देखिए, पृथ्वी की गुणन गति से दिन और रात का बनना होता है। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार गति में चक्कर लगाती है। 365 दिन 5 घंटे 54 मिनट में एक समय लगता है पृथ्वी को चक्कर लगाने पे सूर्य के चारों ओर। इसे परिक्रमण अर्थात वार्षिक गति कहा जाता है। इससे क्या होता है? देखिए, एक तो होता है परिभ्रमण। अब आप घूमने जाते हो तो घूमना कितने समय होता है? बहुत शॉर्ट टर्म में हो जाता है ना। तो परिभ्रमण से क्या होगा? दिन रात का बनना होगा। अगर परिक्रमण, अब आप जा रहे हो गिरिराज जी के 84 कोस की परिक्रमा लगाने, तो आपको काफी टाइम लगेगा ना। तो वो परिक्रमा होता है, बड़ा होता है, और परिभ्रमण एक छोटा होता है। अब आप रोजाना मॉर्निंग वॉक जाते हो तो वो क्या परिभ्रमण हो गया। परिक्रमण बड़ा हो गया, बड़ा रूप, ब्रॉड रूप। ठीक है, ये क्या होता है? पृथ्वी से इसके अनुसार ऋतु और वर्ष परिवर्तन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे? ऋतु और वर्ष बदलने वाले। अगला आपका चैप्टर रहेगा मानचित्र। सर्वप्रथम मानचित्र कहाँ बनाएगी? सर्वप्रथम मानचित्र बनाएगी आपके मिस्र देश में। मानचित्र पर अक्षांश देशांतर रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया गया? टोलमी के द्वारा दर्शाया गया। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाने का कार्य टोलमी नामक भूगोलवेत्ता ने किया। नई दुनिया किसे कहा जाता है? नई दुनिया का देश अमेरिका को कहा जाता है। हर एक व्यक्ति का सपना होता है बढ़िया जॉब लग जाए, बढ़िया बिजनेस सेटल हो जाए, अमेरिका में जाकर बस जाऊं। इसे नई दुनिया का देश कहा जाता है। अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस था। उसने वहां पर बसे हुए लोगों को रेड इंडियन नामक प्रजाति नाम दिया। 1492 में भारत की खोज किसने की? 1498 में वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है आपका, केरल के कालीगढ़ बंदरगाह पर पहुंचा और उन्हें बताया, ये वास्को डी गामा ने ही बताया था कि भारत ये ऐसा नाम का देश है। ऐसा नहीं है कि हम पता नहीं था लोगों को, परंतु पश्चिमी जगत को पता नहीं था कि ऐसा भारत एक सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर भारत देश, हिंदुस्तान, उसका पता लगाया था वास्को डी गामा ने। यूरोपियन लोगों को बताया भाई व्यापार के लिए वो शानदार जगह है, वहां के लोग बहुत गजब है। और वहां के राजा थे, केरल के कालीगढ़ बंदरगाह पर पहुंचने पर स्वागत करने वाले राजा जमोरिन थे। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया था कि राजा कौन थे? राजा जमोरिन थे। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र का निर्माण किसका प्रयोग? पैमाने का प्रयोग। एक पैमाने आप लिखते हो ना, एक पैमाना बराबर 100 मीटर, ऐसा कुछ। जैसे आप मानचित्र तैयार करते हो, एक पैमाना बराबर 200 किलोमीटर, ऐसे आप, ये पैमाना होता है। यानी ये क्या हुआ कि धरती का 200 किलोमीटर मानचित्र पर एक पैमाने से इंगित किया गया है। ये पैमाना काम आता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका, दिशा ज्ञात करना क्या है? दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र? कंपास। कौन सा यंत्र? कंपास। किसी छोटे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तैयार किया गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। छोटे क्षेत्र को बड़ा करके कौन से मानचित्र में दर्शाया गया? कैडस्ट्रल भूसंपत्ति मानचित्र में दर्शाया गया। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन कहलाता है एटलस। राष्ट्रीय नवीन स्कूल एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस, ये आप लोग पढ़ते हो। ऑक्सफोर्ड एटलस आपको इंग्लिश मीडियम आता है, राष्ट्रीय नवीन स्कूल हिंदी मीडियम आता है। दिशा सूचक यंत्रों की सुई हमेशा उत्तर दिशा की इंगित करती है। कंपास में आप देखना एन लिखा आता है, वो हमेशा आपको उत्तर दिशा इंगित करती है। परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह जो मानचित्र में प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं रूट। प्यारे दोस्तों,
आज के इस सेशन में हम लोगों ने ये चैप्टर कवर किए। फिर से अगले सेशन में मिलेंगे कुछ और चैप्टरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।